So, hello everyone. Today we will be talking about different data types in Python. So, let's start with what are data types. So, as you know, जो variables होते हैं, they can hold different values and every value has a data type. जो Python है, that's a dynamically typed language, as we do not need to define the type of variable while declaring. जो इंटरप्रेटर होता है, वो खुद ही उसकी टाइप कोड डिफाइन कर देता है। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, पाइथन में जो अ, किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप है उसे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी, उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है इनिशियलाइज करने की। जैसे यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू 5, तो जो ए है वो एक इंटीजर वैल्यू 5 को होल्ड कर रहा है एंड हमें इसकी जो टाइप है उसे डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो वेरिएबल के डेटा टाइप को खुद ही इंटरप्रेट कर देता है। और अगर हमें किसी फंक्शन के डेटा टाइप को जानना हो तो हम इनबिल्ट फंक्शन टाइप से उसे जान सकते हैं। टाइप पैरेंथेसिस और जो भी उस वेरिएबल का नेम है हम वहाँ लिख देंगे, उससे हम उसे वेरिएबल की डेटा टाइप को जान सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी टाइप्स डेटा टाइप्स है पाइथन की जो पाइथन में होती हैं, जैसे न्यूमेरिक हो गया, डिक्शनरी हो गया, बूलियन, सेट, और जो सीक्वेंस होते हैं जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गए। और जो न्यूमेरिक है वो फर्दरली क्लासिफाइड होते हैं इंटीजर में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और फ्लोट में। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती हैं वो नंबर्स को स्टोर करती हैं एज द नेम सजेस्ट। और जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो या कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू ही क्यों ना हो। तो अगर हमें इसका टाइप जाननी है तो हम टाइप फंक्शन से जान सकते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड कि जो नंबर्स है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आईएनटी, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। आईएनटी मतलब इंटीजर, मतलब कि एवरी इंटीजर, नो मैटर कि वो कितना लंबा है, वो आईएनटी जो इंटीजर टाइप है उसमें फॉल करेगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी इंटीजर है, नो मैटर ज़ीरो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। फ्लोट में कोई भी वैल्यू जो डेसिमल में है वो फ्लोट में आ जाएगी, जैसे 1.9 हो गया, 9.902 हो गया, या फिर कोई भी वैल्यू फ्लोट पॉइंट में आ जाएगी। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स एज वी नो 2.14 जे या फिर 2 + 2.3 जे, ऐसी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं जिसके, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। सो here are some examples of using type function। जैसे प्रिंट टाइप ऑफ इंट A5 है तो यहाँ क्लास इंट शो हो जाएगा, B फ्लोट है और C कॉम्प्लेक्स है। 40.5 डेसिमल में है इसलिए ये फ्लोट है। 1+3 जब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। वैसे ही जो ये इस इंस्टांस है, ये फंक्शन है कि पता करने के कि जो भी हमारी वैल्यू है कांस्टेंट है या वेरिएबल, उसकी टाइप कोई एक स्पेसिफिक टाइप है जहाँ अलग है। जैसे अगर हमें पता करना है कि जो 1+3 जे है ये कॉम्प्लेक्स है तो हम सीधा लिखेंगे इज इंस्टेंस पैरेंथेसिस 1+3 जे कॉमा, जो भी हमें डाउट है कि ये है या नहीं। जैसे कॉम्प्लेक्स लिखा है और ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए ट्रू आ गया यहाँ पर। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। जैसे हम यहाँ कॉम्प्लेक्स की जगह अगर फ्लोट लिखते तो यहाँ फॉल्स आ जाता।
ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं कॉम्प्लेक्स की, जैसे रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स ही होगा। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, और अगर नेगेटिव में है तो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। डजेंट मैटर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम देख सकते हैं। फ्लोट में ऐसे ही 1.1 हो गया, 1.0 भी फ्लोट ही होगा बिकॉज डेसिमल पॉइंट लगा है। और ऐसे ही अलग अलग एग्जांपल्स दी हुई है। वैसे अब आ गया टाइप कन्वर्जन्स। तो एक वेरिएबल को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस दिए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट हो गया, आईएनटी हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये बहुत सिंपल से फंक्शन है, जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1 दी है जो इंटीजर है, और अगर इसे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम सिर्फ एक और वैल्यू लेंगे इक्वल टू फ्लोट, कीवर्ड है, और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो जैसे यहाँ आउटपुट पर हम देख सकते हैं जो 1 है वो 1.0 हो गया है, जिसकी टाइप सक्सेसफुली फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे ही जो y है वो 2.8 है यहाँ पर, और इसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, तो 2.8 से जो पॉइंट के आगे कोई भी वैल्यू दी होगी वो हट जाएगी और सिर्फ 2 ही यहाँ शो होगा। सेम एज हमारे पास अगर हमें कॉम्प्लेक्स एक्स को जो 1 है उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो उसके साथ प्लस 0 j लग जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो लग जाएगा और उसकी क्लास कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगी। तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसमें सिर्फ इतना ही था। आगे हम बढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो जो पाइथन की स्ट्रिंग डेटा टाइप है दैट्स नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। मतलब जो भी हम दो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, या ट्रिपल कोट्स भी लिख सकते हैं, वो स्ट्रिंग होगी। वो अब हम कोई अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, और अगर कोई नंबर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो भी स्ट्रिंग ही होगा। तो जो नंबर्स होते हैं अगर हम उसे डबल कोट्स के बिना लिखते हैं तो वो इंटीजर होते हैं, और अगर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे खुद ना खुद। यही है ये जो दिख रहा है FTR इज इक्वल टू ये डबल कोट्स हाई पाइथन। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है कि स्ट्रिंग्स कैसी होती हैं। यहाँ से हम नंबर्स की तरह इसका भी टाइप चेक कर सकते हैं। अगर हम टाइप ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो शो कर देगा कि ये एक स्ट्रिंग है। तो हम पाइथन में जैसे पहले बताया था, हम सिंगल जो स्ट्रिंग है उसे बनाने के लिए हम सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रिपल कोट्स होते हैं वो जनरली एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे फिर जो इंडेक्सिंग है वो आ जाएगी। जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होगी। ये जो इंडेक्सिंग है वो सेम होती है, लिस्ट टपल वगैरह के लिए भी सेम ही होती है। तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसका इंडेक्सिंग 0 होगी, 0 से शुरू होगी, और जो उसकी टोटल लेंथ है उससे एक कम तक चलेगी, मतलब n-1 तक चलेगी। जैसे हेलो है, 0 इंडेक्स पे आ जाएगा h आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे e आ जाएगा, l आ जाएगा 2 पे, अगला l आ जाएगा 3 पे, और o आ जाएगा 4th, मतलब कि n-1 तक चलेगा। उसके बाद आ गए स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग में। तो जो स्लाइस ऑपरेटर होता है, हम जो है एक स्ट्रिंग है उसे हम स्लाइस कर सकते हैं कोलन का यूज़, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोलन का यूज़ करके। तो हम अगर हमें किसी एक वेरिएबल को जानना है तो हम उसका
कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे कौन सा वेरिएबल है, उसे हम इस FTR स्क्वायर ब्रैकेट 0 जो भी इंडेक्स का नंबर है वो लिख के हम उस स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट को, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम असेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है FTR 0, मतलब कि FTR वेरिएबल की 0th इंडेक्स पे जो है वो आ जाएगा, जो है H। और इसके अलावा अगर हम इसे कॉलन को यूज़ करेंगे तो उससे पूरी की पूरी एज इट आ जाएगी। जबकि अगर हम कोई स्पेसिफिक इंडेक्स तक चाहिए तो हम उसके लिखेंगे :3। सो बेसिक जो उसका सिंटैक्स होता है वो ये है: FTR ब्रैकेट 0 :2, मतलब कि 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो शो कर। अगर हम कोलन के पहले कुछ नहीं लिखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होगा, और अगर हम कोलन के बाद कुछ ना लिखेंगे तो वो लास्ट इंडेक्स पे ही ख़त्म होगा, मतलब n-1 पे ही ख़त्म होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि :3 लिखा है, लेकिन कोलन के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब कि वो 0 इंडेक्स से ही शुरू होगा, जो है H से, H, E और L यहीं से शो होगा। सो लेट्स मूव टू स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग। तो जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, लेकिन जो इंडेक्सिंग है हम उसे -1 से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर हम -1 से शुरू करेंगे तो वो लास्ट डिजिट से शुरू होगी, तो वो -1 से -n तक जाएगी। तो ये भी सेम है, दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर हम -1 लिखेंगे तो लास्ट कैरेक्टर शो होगा, और अगर -2 लिखेंगे तो सेकंड लास्ट, -n मतलब फर्स्ट कैरेक्टर। ऐसे ही हम स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग, जैसे भी हम चाहें। -3 से -1, मतलब -3 से -1 तक ये दो आ रहे हैं तो ये दो शो हो जाएंगे। -5 से स्टार्ट हो गए, -3 तक जाएंगे, मतलब -5, -4, -3 से पहले वाले दोनों शो हो जाएंगे। और अगर हमें इसे उल्टा करना होगा तो हम कुछ नहीं, बस ये जो एक कॉलन लगा था उसके साथ डबल कॉलन लगाएंगे और -1 से एंड कर देंगे, तो ये जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो उल्टी हो जाएगी। उसके अलावा जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होते हैं पाइथन में। स्ट्रिंग, सो लेट्स मूव टू different operations that can be used on strings. We can concatenate string using plus operator. We can repeat or make the multiple copies of same string using multiply. Then we have in membership operator to see if a particular substring is present in a specific string or not. और उसका नोट इन जो इनका एकदम रिवर्स काम करेगा। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जो FTR इक्वल टू हेलो है और FTR 1 है वो वर्ल्ड है, तो ये एग्जांपल हम देखते हैं। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल कि कैसे काम करती हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। सो पहले FTR मल्टीप्लाई 3, मतलब जो हेलो है वो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई से एक स्ट्रिंग है जो वो रिपीट होगी, मतलब कि जितनी बार भी हम चाहें वो सेम स्ट्रिंग को हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ करके। उसके अलावा अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना हो दो स्ट्रिंग्स को तो वो हम प्लस का यूज़ करके कर सकते हैं, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज करना हो, कॉन्कैटिनेट जोड़ना हो, वो हम प्लस सिंबल का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी भी जो स्ट्रिंग या कोई भी कैरेक्टर असेस करना है तो हम वो उसके इंडेक्स से कर सकेंगे। जैसे FTR 4, मतलब कि जो भी 4th इंडेक्स पे उसका कैरेक्टर होगा वो हम शो कर सकते हैं। और अगर हमें एक सबस्ट्रिंग चाहिए, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, वो भी हम स्लाइसिंग के जरिए कर सकते हैं।
उसके लिए सिर्फ हमें इंडेक्स नंबर चाहिए 2 से 4 तक, मतलब सेकंड और थर्ड इंडेक्स वाला नंबर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमें पता करना है कि जो है एक स्ट्रिंग के अंदर कोई करैक्टर या कोई सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं, वो भी हम इन और नॉट इन ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। जैसे FTR में WIN/FTR, इसकी जो FTR वेरिएबल है जिसमें हेलो स्टोर है, उसमें W है या नहीं, जो कि हम देख सकते कि नहीं है, इसलिए जो फॉल्स है वो प्रिंट हो जाएगा। और WO in FTR1, नोट यहाँ WO in FTR1, क्योंकि FTR1 में WO है तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमने नोट इन ऑपरेटर का यूज़ किया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। जो नोट इन ऑपरेटर है वो इन ऑपरेटर का एकदम उल्टा काम करेगा। अगर तो प्रेजेंट है तो इन में ट्रू आएगा, अगर एब्सेंट है तो नोट इन में ट्रू आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेट। यह जो फॉर्मेट मेथड है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल और यूजफुल मेथड है स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने के लिए। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जैसे पहले भी हमने शो किया था कि हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। तो अगर हम A+B लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस शो होगा। अगर हमें बीच में स्पेस देनी है तो खुद से एक स्पेस यहाँ क्रिएट करनी होगी। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने देखा नंबर्स और स्ट्रिंग्स डेटा टाइप क्या क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट और टपल्स की तरफ भी जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो गुड सो हेलो एवरीवन, टुडे we will be learning about lists. So a list in Python is used to store the sequence of various types of data. जो लिस्ट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब कि हम उसे क्रिएट करने के बाद इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। जो लिस्ट होती हैं वो कलेक्शन होती हैं वैल्यूज़ और आइटम्स का डिफरेंट डेटा टाइप्स की। जो लिस्ट्स होती हैं उसमें हम किसी भी तरह की किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं और कॉमा के ज़रिए हम अलग अलग वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो जो लिस्ट है वो एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल हो सकती है, और डुप्लीकेट मेंबर्स अलो होते हैं इसमें, मतलब एक वैल्यू 2 बार रिपीट हो सकती है। सो नेक्स्ट इज लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग। सो इट्स सेम एज व्हाट वी डिड इन स्ट्रिंग्स। The indexing of list starts with the 0 and ends with the n-1, मतलब कि टोटल लेंथ से एक कम तक इसकी इंडेक्सिंग होगी, सेम एज लिस्ट। इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग ऑपरेटर्स भी सेम ही है जैसे हमने लिस्ट्स में किए थे। जैसे अगर हमें लिस्ट के किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी इंडेक्स पे हमें वो वैल्यू चाहिए। अगर हमें फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए तो 5 लिखेंगे, जो यहाँ 5 ही आ रही है, 3 पे 3। ऐसे ही अगर हमें किसी एक एक पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए लिस्ट का वो भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है लिस्ट ब्रैकेट 2:4, मतलब कि सेकंड और फोर्थ के बीच, मतलब सेकंड थर्ड, फोर्थ से पहले वाले सेकंड और थर्ड आ जाएंगे। तो जैसे हमने पहले भी ये देखा था कि जो इंडेक्सिंग होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस में ये नहीं होता, लेकिन पाइथन हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग की भी। जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है और जो नेगेटिव है वो बैकवर्ड स्टार्ट होगी, मतलब राइट से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो फर्स्ट लास्ट
वैल्यू होगी लिस्ट की, उसकी इंडेक्सिंग होगी -1 से शुरू और चलती जाएगी -2 और माइनस लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ लिस्ट तक, जबकि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है वो 0 से स्टार्ट होगी और जाएगी n-1, मतलब कि जो टोटल लेंथ होती है उससे एक कम तक जाएगी। तो जो लिस्ट्स की वैल्यू होती है हम उसे चेंज कर सकते हैं, अनलाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन लिस्ट में हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो जो लिस्ट्स होती हैं वो मोस्ट वर्साटाइल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, क्योंकि ये म्यूटेबल होती हैं और इनकी वैल्यूज़ हम अपडेट कर सकते हैं स्लाइस और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। तो जो पाइथन है वो हमें अपेंड और इंसर्ट मेथड भी प्रोवाइड करता है, जिससे हम जो एक लिस्ट होती है उसके आगे अलग अलग वैल्यूज़ भी हम अपेंड कर सकते हैं, मतलब कि और ज़्यादा वैल्यूज उसमें इंसर्ट की जा सकती है। सो अपेंडिंग एन आइटम इन लिस्ट, हम किसी भी आइटम को ऐड कैसे करेंगे। सो यहाँ एक एग्जांपल है, जैसे ये एक लिस्ट दी है एप्पल, बनाना, चेरी। अगर हमें इसमें ऑरेंज को भी ऐड करना है तो हम सिर्फ लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट अपेंड ब्रैकेट्स, जो भी हमें आइटम चाहिए ऐड वो लिख देंगे। तो सिर्फ इतना ही, इसमें से जो लिस्ट में एक और आइटम ऐड हो जाएगी, इसे कहते हैं अपेंड। ये लिस्ट के एंड में अपेंड की जाएगी। अगर हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे उस वैल्यू को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जो इंसर्ट है, जैसे हमें ऑरेंज को सेकंड पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर, कॉमा, जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो। तो सिर्फ इतने से हम किसी भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे वो जो वैल्यू है उसे इंसर्ट कर पाएंगे। उसके अलावा हम जो लिस्ट है उससे कोई किसी भी स्पेसिफिक आइटम को रिमूव कर सकते हैं। जो रिमूव करने के भी अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। सो फर्स्ट मेथड टू रिमूव अ स्पेसिफिक आइटम इज यूजिंग इट्स नेम, मतलब कि हम उस आइटम का नाम लिख के उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लिस्ट दी है एप्पल, बनाना, चेरी। इससे हमें बनाना को रिमूव करना है तो हम सीधा लिखेंगे लिस्ट का नाम डॉट रिमूव ब्रैकेट्स बनाना। डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी है बिकॉज ये स्ट्रिंग है। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो बनाना रिमूव हो गई, बाकी की स्ट्रिंग हमें शो हो जाएगी। तो जो उसके अलावा हम स्पेसिफिक इंडेक्स एलिमेंट, मतलब कि इंडेक्स नंबर को भी करके यूज़ करके उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या है कि सेकंड आइटम रिमूव कर, सेकंड आइटम मतलब कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे शो होगी, फर्स्ट इंडेक्स, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉप मेथड का। जो पॉप कीवर्ड है वो लिस्ट में से एक आइटम रिमूव करने के लिए हमारी मदद करेगा यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो उसका भी सिंटैक्स कुछ सेम ही होगा, जैसे कि लिस्ट का नाम डॉट पॉप ब्रैकेट्स 1, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे इस केस में 0, 1 और 2 फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना है तो उसे रिमूव हो जाएगा। और अगर पॉप मेथड में हम जो है वो कोई नंबर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट आइटम जो कि चेरी है उसे रिमूव कर देगा। इसलिए अगर हमें जो लास्ट इंडेक्स वाला है एलिमेंट है, अगर हमें उसे रिमूव करना है तो हमें कोई भी वैल्यू कोई भी इंडेक्स नंबर पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाती है पॉप से। और अगर हम किसी नंबर पे देंगे तो उस नंबर का रिस्पेक्टिव एलिमेंट है जो वो रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा पॉप की जगह हम डेल कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द एलिमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स। जैसे हमें दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट आइटम को रिमूव करें,
उसके लिए हम करेंगे डेल कीवर्ड का यूज स्पेस लिस्ट का नाम ब्रैकेट्स 0। इससे जो फर्स्ट एलिमेंट या फिर जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 1 और 2 जीरो इंडेक्स पे एप्पल है तो एप्पल रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। वी कैन इवन डिलीट द एंटायर लिस्ट कंप्लीटली। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो डेल कीवर्ड है ये दोनों सेम ही है, डेल और स्पेस देके लिस्ट का नाम। अगर हमें पूरी लिस्ट को डिलीट करना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करेंगे तो ये सारी लिस्ट को खुद ना खुद ही डिलीट कर देगा। तो उसके अलावा हम लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, मतलब लिस्ट को एम्प्टी कर सकते हैं। क्योंकि लिस्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में तो रहेगी लेकिन वो एम्प्टी हो जाएगी, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर हम डेल का यूज़ करेंगे तो जो लिस्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी डेल का यूज़ करने के बाद, लेकिन क्लियर का यूज़ करने के बाद लिस्ट एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए द लिस्ट लिस्ट का नाम डॉट क्लियर और ब्रैकेट्स, इससे जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगी। और अगर हमें ये जो लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है हम वो सिंपली फॉर लूप से कर सकते हैं। फॉर एक्स इन द लिस्ट प्रिंट एक्स, क्योंकि जो भी एलिमेंट है लिस्ट में वो सभी एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। उसके अलावा हम लिस्ट को जो है वो सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो डॉट सॉर्ट कीवर्ड है उसका यूज़ करेंगे। इससे जो भी है जो भी हमारे पास है इसमें एलिमेंट्स हैं वो सभी अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग वाइज में सॉर्ट हो जाएंगे। उसके लिए सिर्फ लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट। वो सॉर्ट अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिकली सॉर्ट होंगे, और अगर नॉर्मल है तो वो नंबर्स है तो वो नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर हमें सॉर्ट डिसेंडिंग करना है तो वो भी सेम ही होगा, फिर जो पैरेंथेसिस वहाँ एम्प्टी थी वहाँ रिवर्स इक्वल टू ट्रू हम शो कर देंगे। जो भी दिया है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट ब्रैकेट रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे। इससे जो भी हमारा लिस्ट है वो रिवर्स में सॉर्ट होगी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। सेम फॉर स्ट्रिंग्स, सेम फॉर नंबर्स। सो वी कैन ऑल्सो कॉपी अ लिस्ट। तो लिस्ट को कॉपी करने के लिए हम सिंपली जैसे वेरिएबल्स को a इक्वल टू बी करते हैं वैसे हम लिस्ट को कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो लिस्ट 2 है वो लिस्ट 1 से रेफरेंस लेगी, और अगर हम लिस्ट 1 को में कोई भी चेंज करेंगे तो लिस्ट 2 में भी हो जाएगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन आ जाता है फिर से, जो है कॉपी। तो जो लिस्ट है उसे हम सिर्फ लिस्ट का नाम और नई लिस्ट का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू पुरानी लिस्ट का नाम डॉट कॉपी, इससे जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी लिस्ट की वो बन जाएगी। अब हम दोनों को अपने तरीके से यूज़ कर पाएंगे, दोनों में कोई भी रेफरेंस नहीं रहेगा, मतलब दोनों को हम इंडिपेंडेंटली चेंज कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। उसके अलावा जो हमने अभी कॉपी पढ़ा उसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम जो एक लिस्ट है उसे कॉपी कर सकते हैं, वो भी है बिल्डिंग मेथड है लिस्ट। तो वो है पुरानी लिस्ट का नाम, मतलब जो नई लिस्ट है उसका नाम लिखोगे इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लिस्ट जो इनबिल्ट फंक्शन है ब्रैकेट्स में पुरानी लिस्ट का नाम लिखेंगे तो एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी जो कॉपी होगी उसी लिस्ट पुरानी वाली लिस्ट की। हम
दोनों लिफ्ट्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर जैसे स्ट्रिंग्स में हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं वो भी हम लिफ्ट्स में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ प्लस ऑपरेटर्स का यूज़ करना होगा, जैसे स्ट्रिंग में किया था। सो लिफ्ट 1 प्लस लिफ्ट 2 इज इक्वल टू लिफ्ट 3। तो जो लिफ्ट 3 है उसमें इन दोनों लिफ्ट्स के एलिमेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब दोनों को लिफ्ट्स के एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद हम एक्सटेंड का, जो एक्सटेंड इनबिल्ट फंक्शन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि लिफ्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिफ्ट 2। इससे जो लिफ्ट 1 है उसके आगे ही लिफ्ट 2 के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे खुद ना खुद इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशंस है जो हम लिफ्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिपीटेशन। जैसे हम स्ट्रिंग्स में मल्टीप्लाई करके रिपीट करते थे स्ट्रिंग को, वैसे हम लिस्ट को भी रिपीट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एज वी विश वैसा करके। उसके अलावा कॉन्कैटिनेशन, जो लिफ्ट, जैसे हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते थे, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ते थे, वैसे ही हम लिस्ट्स को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके, जैसे कि जो भी दो स्ट्रिंग्स होगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। और फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बल्कि हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो नंबर या पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या कोई भी सब स्ट्रिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो लिस्ट में है या नहीं। जैसे हमको ये जो लिस्ट दी है हमारे पास, इसमें 2 है या नहीं ये हम पता कर सकते हैं मेंबरशिप इन और नॉट इन का यूज़ करके। और उसके बाद अगर हमें इस ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में जो अपने लिस्ट के सभी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करने हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप का यूज़ करके। फॉर आई इन लिस्ट 1 प्रिंट आई, मतलब कि इस फॉर लूप से जो सारे एलिमेंट्स लिस्ट में वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास लेंथ। जो लेंथ है वो जो len ब्रैकेट 11, len इज अ कीवर्ड इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट को पता करके दे देगा, मतलब कि लिस्ट कितनी लंबी है। उसके बाद कुछ और फंक्शंस दिए हैं, जैसे cmp है, ये एक पुराना फंक्शन है जो पाइथन 3 के बाद कभी यूज़ नहीं होता, इसलिए इसे पढ़ने का कोई मतलब यूज़ नहीं है। लेकिन ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होता था दो एलिमेंट्स को, कि दो किसी भी एलिमेंट लिस्ट के दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए cmp यूज़ होता था, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता। उसके बाद len लेंथ वाला फंक्शन आ गया, टू नो द लेंथ ऑफ द लिस्ट। उसके बाद मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इस लिस्ट में, कि मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और मिनिमम सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो टपल्स भी इसी वीडियो में कर लेंगे हम। तो जो टपल्स होते हैं वो भी मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का काम करते हैं, सेम एज लिस्ट्स। लेकिन जो टपल्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं और अनम्यूटेबल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, अनम्यूटेबल होते हैं ये। और जो टपल्स हैं वो राउंड ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। तो टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ टपल का नेम करेंगे इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, और जो भी हमें एलिमेंट्स में ऐड करने हैं वो कर देंगे। जो टपल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, अनम्यूटेबल होते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करते हैं। इसके अलावा सेम एज लिस्ट, टपल्स के जो आइटम्स होती हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं फ्रॉम 0 to n-1, और की टोटल लेंथ से एक कम। तो जब हम कहते हैं कि टपल्स ऑर्डर्ड होते हैं, उसका मतलब है कि जो आइटम्स हैं उसमें वो एक डिफाइंड ऑर्डर में रहेंगी और ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टपल्स अनम्यूटेबल होते हैं। मतलब हम उसमें कुछ भी ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, एक बार जब टपल क्रिएट हो गया वही होता है। लेकिन जो टपल्स हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती है, मतलब हम एक वैल्यूज, सेम वैल्यू को 2 3 जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं
टपल्स की, जैसे इसमें अलग अलग डेटा टाइप है और लास्ट वाले में सिर्फ एक खाली टपल दिया हुआ है। फिर आ गया टपल इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग टपल्स में होती है वो सेम होती है जैसे लिफ्ट में होती है। और उसके बाद जो इंडेक्सिंग होती है टपल्स में वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक ही जाएगी। जो आइटम्स होती हैं टपल की वो सेम एज लिफ्ट, हम इंडेक्स ऑपरेटर्स इंडेक्स को उसका इंडेक्स नंबर यूज़ करके उसे असेस कर पाएंगे। तो जो पाइथन है वो हमें कोलन ऑपरेटर का यूज़ करके मल्टीपल आइटम्स इन टपल को असेस करने की परमिशन देता है, सेम एज लिफ्ट। जैसे हमने लिफ्ट ऑफ स्ट्रिंग में किया था, ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग टपल्स में भी एकदम वैसे ही काम करेगी। सो जैसे टपल जीरो इंडेक्स पे 0 है, थर्ड इंडेक्स पे 3 है, और अगर हमें स्पेसिफिक हिस्सा चाहिए टपल का वो भी हम स्लाइसिंग से पा सकते हैं। टपल्स में भी सेम लिफ्ट की तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, जो कि राइट मोस्ट एलिमेंट लाउड से -1 -2 -3 -4 -5 -6, लाइक फ्रॉम -1 टू द -n तक लेंथ ऑफ टपल तक जाएगी। इसके अलावा बेसिक ऑपरेटर्स, जैसे हमने लिफ्ट्स में और स्ट्रिंग में किया था, टपल्स में भी कुछ सेम ही तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रेपिटेशन, इनकैटेनेशन, मेंबरशिप। Repetition is nothing but just multiply by 2, multiply by 3 anytime we want to repeat the tuple। इसके अलावा concatenation होती है, मतलब कि दो टपल्स को हम मर्ज कर सकते हैं एक में, या ऐड कर सकते हैं बोल सकते हैं हम, या फिर मेंबरशिप, यानी कि हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पर्टिकुलर टपल में है या नहीं, जैसे 2 इन T1 या फिर 5 इन T1 या फिर 10 इन T1 एज वी विश। हम मेंबरशिप ऑपरेटर से पता कर सकते हैं कि एक वैल्यू टपल के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसके अलावा आइटरेशन, यानी कि जो टपल्स की वैल्यूज प्रिंट करते हैं, सेम एज लिफ्ट एक फॉर लूप का यूज़ करके हम टपल्स की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। और सम इनबिल्ट फंक्शंस लाइक कंपेयर, लेंथ, मैक्सिमम, मिनिमम एंड टपल सीक्वेंस, सेम एज कि जो हमने लिफ्ट में किया था। जो टपल्स और लिफ्ट है वो मोस्टली कॉमन है, बस बेसिक डिफरेंसेस यही है। जो टपल्स होते हैं वो अनम्यूटेबल होते हैं, मतलब एक बार बनने के बाद वो हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिफ्ट्स को म्यूटेबल होते हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं। लिफ्ट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं, जबकि जो टपल्स होते हैं वो पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और आज के इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात सेट्स और डिक्शनरीज की बात करेंगे जो डेटा टाइप्स रह गई हैं। तो data types are not that difficult, just we need to understand and what they are really। So video में इतना ही। Thank you for watching। So now we will be moving on to sets। So set is an unordered collection of unique items। Set is defined by values separated by commas inside braces। तो जो set होता है वो एक अनलाइक लिफ्ट्स और टपल्स ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक आइटम्स का, मतलब इसमें डुप्लीकेट आइटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ये एकदम अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसे हम इंडेक्स के ज़रिए किसी भी एक एलिमेंट को हम असेस नहीं कर सकते। जो सेट होता है वो जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर होता है और कॉमा से सेपरेटेड होता है। जो सेट होता है वो यूनिक, उसमें यूनिक डाटा होता है, मतलब जो एलिमेंट के सेट्स हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ एक सेट बनाया है। सो लेट्स सी कि हम पाइथन में सेट कैसे बना सकते हैं। तो पाइथन में सेट बनाने के लिए हमें पहले उसे एक वेरिएबल को नेम देना होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, फिर करली ब्रेसेस के अंदर अपने एलिमेंट्स को लिखना होगा कॉमा से सेपरेट किए हुए।
तो जो सेट है उसमें कितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। नो मैटर कि वो स्ट्रिंग हो, FTR हो, मतलब INT हो, या फिर मिक्स भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। बस वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट जो होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स सेट में नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं कि हम एक एम्प्टी सेट पाइथन में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी हो तो हम एक सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स करके छोड़ सकते हैं, वो एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। अगर हम कर्ली ब्रेसेस को एम्प्टी करेंगे तो वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी पाइथन में। इसलिए हम ऐसा सीधा सीधा तो सेट नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमें एक एम्प्टी सेट बनाना है तो उसके लिए हमें बिल्ट इन फंक्शन सेट का यूज़ करना होगा। सिर्फ हमें एक वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल को नेम देंगे, जहाँ जैसे इस एग्जांपल में हमने दिया है एम्प्टी अंडरस्कोर सेट इज इक्वल्स टू, और एक बिल्ट इन फंक्शन जो सेट होता है वो लिख देंगे और आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट। इससे जो हमारा एम्प्टी सेट है वो बन जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ कर्ली ब्रेसेस खाली छोड़ दें तो वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने टू लाइन्स ऑफ कोड लिखा है। इस एक में हमने बिल्ट इन फंक्शन सेट का यूज़ किया है और एक में हमने कर्ली ब्रेसेस को खाली छोड़ा है। तो जब हमने एम्प्टी अंडरस्कोर सेट और एम्प्टी अंडरस्कोर डिक्शनरी जो वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप का पता दिया है, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि जो एम्प्टी अंडरस्कोर सेट उसमें हमने सेट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया है, उसकी जो क्लास है वो सेट है। जबकि जिसमें हमने सिर्फ कर्ली ब्रेस को खाली छोड़ा है उसकी जो क्लास है वो डिक्शनरी है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि देयर कैन बी नो डुप्लीकेट आइटम्स इन अ सेट, एज अ सेट कैन नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट्स। इसका मतलब कि अगर हम ट्राई भी करेंगे सेट में, जब हम सेट बना रहे होंगे, अगर हमने उसमें डुप्लीकेट आइटम्स लिख भी दी तो भी वो जो आउटपुट होगी उसमें डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होंगे, क्योंकि जो सेट होता है उसमें डुप्लीकेट आइटम्स नहीं आ सकते। तो आपने एक और चीज़ यहाँ नोटिस की होगी कि जो यहाँ सेट का ऑर्डर है वो पूरी तरह चेंज हो गया। ये इसलिए क्योंकि जो सेट होता है उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। तो सेट इज कम्प्लीटली अनऑर्डर्ड। इसलिए हम जैसे भी लिखें, हर बार जब प्रिंट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग कॉम्बिनेशन में ही शो होगा विदाउट एनी ऑर्डर। तो जो सेट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं लिस्ट की तरह, लेकिन एज आई टोल्ड वो सेट्स होते हैं जो अनऑर्डर्ड होते हैं। इसलिए इंडेक्सिंग का यहाँ कोई मीन नहीं, जिसका मतलब हम इंडेक्स नंबर से जो भी सेट है के एलिमेंट है उसे इंडेक्स नंबर की मदद से प्रोसेस नहीं कर सकते, और ना ही हम इसे स्लाइस कर सकते हैं जस्ट एज लिस्ट्स और टपल्स दैट वी हैव डन बिफोर, क्योंकि सेट का जो डेटा टाइप है वो इसे सपोर्ट ही नहीं करता। अगर हमें सेट में कोई नंबर ऐड करना हो उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन ऐड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख ही रहे हैं, एक हमने सेट बनाया है, उसका सिंटैक्स ऐड करने के लिए नॉर्मल सिंटैक्स है वेरिएबल का नेम डॉट ऐड ब्रैकेट जो भी हमें ऐड करना है वो। यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं इनिशियल सेट ये था और अपडेटेड सेट ये है। ऑर्डर एकदम चेंज है बिकॉज सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता। हर बार जब आप प्रिंट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पिछले वाले से अलग ही मिलेगा आउटपुट में। अब देखते हैं कि सेट्स को पाइथन में अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो जो सेट है, जो अपडेट कीवर्ड है, उसके अ, उसके साथ हम जो सेट के अंदर डिफरेंट जो डेटा टाइप्स होती हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं सेट के अंदर। जैसे कि ये एक सेट है और ये एक हमने लिस्ट ली है।
हमने बस सिर्फ सेट के जो वेरिएबल का नेम है वो लिखना है, डॉट अपडेट ब्रैकेट में जो भी हमें लिस्ट टपल ऐड करना है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो जो भी लिस्ट है उसके एलिमेंट्स सेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। और एज ऑलवेज जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स ऐड होंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऐड होंगे, डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अब देखते हैं कि सेट से कोई भी एलिमेंट रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हम बिल्ट इन फंक्शन डिस्कार्ड का यूज़ करके कोई भी एलिमेंट सेट से रिमूव कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज का एक सेट हमें ले लिया है, इनिशियल रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ सेट का नेम, दो डिस्कार्ड और उसके आगे जो भी हमें डिस्कार्ड करना है वो एलिमेंट खुद लिखना है। इंडेक्स लिखने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इंडेक्सिंग सेट्स में पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम डिस्कार्ड ब्रैकेट में उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में इनिशियल सेट ये था और रिमूव फंक्शन यूज़ करने के बाद ये जो हमारा सेट है वो ये हो चुका है, जावा कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो हम सेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी ऑल वन बाय वन। पहले ऑल फंक्शन आ जाता है। तो ये जो ऑल फंक्शन है ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर ट्रू। इट मीन्स अगर एलिमेंट के सेट के सारे एलिमेंट ट्रू हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर अगर सेट एम्प्टी है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। फॉल्स तब रिटर्न करेगा अगर सेट में कोई एम्प्टी स्ट्रिंग हो या जीरो हो तो फॉल्स रिटर्न होगा। एनी अगर सेट का कोई भी एक एलिमेंट ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा एनी में, और अगर सेट एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आ जाता है इन्यूमरेट। Returns an enumerate object. It contains the index and value for all the items of set as a pair. Then आ जाता है length. To that returns length or the number of items present in the set. Then we have max for the largest item in the set and minimum for smallest. Then we have sorted. It returns a sorted new set of elements. New sorted list from elements in a set. So the set itself. जो sorted फंक्शन होता है वो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है उन्हें सॉर्ट करने के बाद, और जो सम है वो सेट के सभी एलिमेंट्स का सम करके हमें बताएगा। ये आइटरेशन वगैरह सेट इन पाइथन। इसका मतलब है कि जो एक एक जो सेट है उसे अगर हमें इस फॉर्म में प्रिंट कराना हो तो वो हम सिंपल फॉर लूप से कर सकते हैं। ये लेंथ फंक्शन आ गया। अगर हमें पता करना है कि सेट की लेंथ क्या है या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सेट में, इसके लिए हम जो एलियन फंक्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यूनियन, हमारे पास आ गया यूनियन। तो जो यूनियन होता है तो पाइथन के सेट्स हैं उनके अंदर हम कई सारे मैथमेटिकली सेट ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्शन एंड सिमेट्रिकल डिवीजन, डिफरेंस। तो जो यूनियन होता है वो ए दो सेट्स के सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमें दे देता है। मतलब दोनों सेट्स को एक टाइप से कह सकते हैं कंकैटेनेट करता है, लेकिन इसमें भी डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे, इसे यूनियन करने के जहाँ दो सेट्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। जहाँ तो हम ये वाला जो साइन दिख रहा है इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स सी इन द एग्जांपल कि दोनों कैसे होंगे। तो जो पहला सेट वो ये दिया है हमें और बी सेट हमें ये दिया है। सो प्रिंट यूनियन, अगर हम स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, मतलब
ए फर्स्ट सेट, ये ऑपरेटर एंड देन बी। एक तो ये हो गया, और जहाँ हम ए डॉट बिल्टन फंक्शन यूनियन ब्रैकेट में बी, अगर हम दोनों यूज करेंगे तो वो दोनों हमें यूनियन करके दे देंगे। दूसरा ऑपरेशन आ गया इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन है वो हमें दोनों जो सेट्स हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स पिक करके हमें दे देगा। इसे भी यूज करने का तो है, या तो हम ये एंड वाला जो साइन होता है, ये ऑपरेटर इसे यूज कर सकते हैं, या बिल्ट इन फंक्शन इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं, ये एक सेट है ए और बी। अगर हम प्रिंट करेंगे एंड बी लिखेंगे, या फिर ए डॉट इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी लिखेंगे, दोनों से जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ शो हो जाएगा। अब दो सेट के बीच का डिफरेंस, इसके लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, या तो माइनस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, या बिल्ट इन फंक्शन डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सेट दिया है ए माइनस बी और ए डॉट डिफरेंस बी, और ये आपके सामने इसकी आउटपुट आ गई। तो कि जो भी कॉमन है वो रिमूव कर दे, पहले सेट से जो भी कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करके हमें दे देगी। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमें यूज कर सकते हैं, या तो ये एक्सपोनेंशियल वाला सिंबल यूज कर सकते हैं इसके लिए, या फिर बिल्ट इन फंक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे जो हमारा ये एग्जांपल में देख रहे हैं, ए एक्सपोनेंट बी और ए डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस बी। तो इसमें क्या होगा कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और जो भी हमारे पास ए और बी के बचे नॉन कॉमन एलिमेंट्स है वो शो करेंगे। हम पाइथन में ये भी चेक कर सकते हैं कि जो दोनों दो सेट्स हमें दिए हैं वो इक्वल है या नहीं। उसके लिए हम डबल इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। तो जो ये चेक करेगा कि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं या नहीं। अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स। ये एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है, लेकिन उनका ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। ऑर्डर में डिपेंड नहीं कर सकता, मतलब अगर ये वन यहाँ है और वन यहाँ है, ये मैटर नहीं करता, सिर्फ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें। सो लेट्स मूव ऑन टू डिक्शनरी। तो जो पाइथन में डिक्शनरी होती है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, जो एलिमेंट्स को की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा। जो कीज होती हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर्स होती हैं, जो हर एक वैल्यू के साथ एसोसिएट होती हैं। सो लेट्स सी, जैसे ये यहाँ एक मैं डिक्शनरी दी है, नेपाल कोलम काठमांडू होमाइटली गाँव इंग्लैंड लंदन। अब ये कीज है, पहले कीज आती हैं और बाद में वैल्यूज आती हैं। तो ये जो कीज होती हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर्स होती हैं, जिनके साथ एक वैल्यू एक वैल्यू एसोसिएट होती है। तो जो कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, मतलब कि ये रिपीट नहीं हो सकती डिक्शनरी के अंदर। अगर हमें किसी भी वैल्यू की रिस्पेक्टिव वैल्यू चाहिए तो हम उसे एस स्क्वायर ब्रैकेट से असेस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वाइस वर्सा होता है वो हम नहीं कर सकते। जैसे हम कैपिटल जो डिक्शनरी का नाम है वो लिखेंगे ब्रैकेट में, कोई भी जो की है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ नेपाल लिखा हो तो उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो जैसे काठमांडू वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो वो एरर देगा, वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हम की से वैल्यू को सर्च तो कर सकते हैं लेकिन वैल्यू से की को सर्च नहीं कर सकते। और जो कीज और वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सेम डेटा टाइप की ही हो। जैसे इस एग्जांपल में हमने कीज और वैल्यू डिफरेंट डेटा टाइप्स के सेट की हैं। तो अब देखेंगे कि हम
डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन में डिक्शनरी में और जो एलिमेंट्स है वो ऐड करना बहुत आसान है। तो मैं सिर्फ डिक्शनरी का नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट में जो भी हमें की लिखनी है वो लिखनी है, और इक्वल टू में जो उसको उस की को वैल्यू देनी, रिस्पेक्टिव वैल्यू देनी है वो लिखनी है। और जब हम दोबारा से प्रिंट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हमारे पास पहले से डिक्शनरी दी है जो है नेपाल काठमांडू इंग्लैंड लंदन। अगर हमें कोई भी ऐड करना है तो हमें सिर्फ डिक्शनरी का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स में जापान इज इक्वल्स टू टोक्यो, और वो अपडेटेड डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगी। सेम फॉर इफ हमारे पास तो डिफरेंट है तो भी वो मैटर नहीं करेगा, सेम ही हमारे पास होगा तो सेम ही चलेगा। और अगर हमें किसी वैल्यू को एक पर्टिकुलर की के साथ जो वैल्यू अटैच है उसे हमें चेंज करना है तो वो भी हम सेम मेथड से कर सकते हैं। सिर्फ डिक्शनरी का नाम ब्रैकेट में की और इक्वल टू जो हमें नई वैल्यू देनी है वो लिखेंगे, तो जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं वो डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगा। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट असेस करना है डिक्शनरी में तो वो कैसे करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए सिर्फ हमें जो भी सेम वैसे ही सिर्फ हमें जो डिक्शनरी का नाम है वो लिखेंगे, और ब्रैकेट में जो भी हम हमारी की है वो लिख देंगे, उससे हम वैल्यू को कर देंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यू को असेस कर पाएंगे। और अगर हमने कोई गलत की लिखी जो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एरर देगा। रिमूविंग एलिमेंट्स, हम अब डिक्शनरी से एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हम जो डेल कीवर्ड है उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को डिक्शनरी से रिमूव करने के लिए। इसके लिए हमें सिर्फ लिखना है डेल स्पेस में डिक्शनरी का नाम, और जो भी हमें वैल्यू डिलीट करनी है उसकी की वैल्यू हमें लिख देनी है। अब जो की वैल्यू लिखने से जो की और वैल्यू वो दोनों डिलीट हो जाएंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख ही सकते हैं। और अगर हम बैक जो डिक्शनरी का नाम है जो वेरिएबल है उसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ डिक्शनरी का नाम ही लिख देंगे डेल के साथ, तो वो जो सारी डिक्शनरी है उसे डिलीट कर देगा। तो डेल कीवर्ड के साथ जा तो हम we either we can delete a specific key value pair, we can delete the whole dictionary itself। जो डिक्शनरी होती है इसमें भी हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, द फ्लैग लिस्ट ऑफ टपल्स। हमें सिर्फ लिखना है इन और नॉट इन के साथ। अगर वन इन स्क्वायर्स है, इस जो भी डिक्शनरी का नाम है उसमें वन है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। टू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता तो ट्रू रिटर्न हो गया। नोट इन क्योंकि नोट इन का यूज किया था। जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो सिर्फ हम की वैल्यू ढूंढ के देगा। जैसे 49 यहाँ स्क्वायर्स में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन फॉल्स आ रहा है क्योंकि जो 49 है वो वैल्यू की साइड पे है, और जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो सिर्फ कीज को फाइंड करेगा, वैल्यू से उसका कुछ लेना देना नहीं है। और ये फॉर लूप के साथ हम इसकी सभी वैल्यूज को सर्च कर पाएंगे। ये कुछ फंक्शंस है जो डिक्शनरी में हम यूज कर सकते हैं, जैसे ओल एनी लैंड सॉर्टेड क्लियर। अगर हमें वो डिक्शनरी को एम्प्टी करना है तो उसके लिए हम क्लियर यूज करेंगे। इससे डिक्शनरी एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। अनलाइक डेल, डेल से सारी डिक्शनरी डिलीट होती है और क्लियर से उसके सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। और फिर आता है कीज। जो कीज होता है वो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो डिक्शनरी की कीज को रिटर्न करेगा।
और वैल्यूज जो है वो रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्शनरी वैल्यू को रिटर्न करेगी। तो ये 3 ही नए थे, ये बाकी सब तो हम पहले सेट में कर चुके हैं। सो थैंक you everyone. This is all for today's video. This is all about the data types in Python. So thank you for watching the video. Hope you have understood it well.